गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड। मॉर्निंग। 42 तक हो गया था ना हमारा क्वेश्चन। यस सर। सो 43 से स्टार्ट करते हैं अभी। सो इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। बताइए, इंश्योरेंस कंपनीज आएगा इसमें? आएगा सर। ए, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज क्यों, मतलब क्यों आ रहा है इसमें? सर ये जैसे हम प्रीमियम देते हैं इनको, तो ये री इन्वेस्ट कर सकती हैं वो पैसे को। हाँ, इसको तो बोल सकते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, इसलिए इसमें आता है। फिर देन पेंशन फंड्स में, ये भी कर सकता है सर। ये भी कर सकता है। भाई ये भी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। हम्म। ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ये कैसे करते हैं? सर एक पोर्टल बनाना है इन लोग के लिए नया, वहां से करते हैं। गिलजिट सिक्योरिटी शायद खरीदते हैं। हाँ, एक इनके लिए यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स। हाँ। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स होती है। साथ में इनको कॉरपोरेट बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स दे रखा है, ये एक्सचेंजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो दो प्लेटफॉर्म इनके लिए होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर 1 2 3 बनेगा। ठीक है। यस सर। और यहाँ पर अगर वो देता, बॉन्ड्स दे देता तो, खाली बॉन्ड्स करता तो क्या वो ठीक होता है, गलत होता है इसमें? सही होते सर शायद। कैसे? सर रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है बॉन्ड में। इंश्योरेंस कंपनीज भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करती हैं, और पेंशन फंड भी आई गेस कर ही सकता है। हाँ, तो ये करेगा। बॉन्ड भी हमारा अगर खाली बॉन्ड भी लिखाएगा तो उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन अलाउड होता है हमेशा। ठीक है, हाँ। तो ये ठीक होगा, बॉन्ड भी अगर ऐसा कुछ देता है तो। देन 44 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप। किसके लिए? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कंसिडर किए जाते हैं। हाँ जी सर। सो यहाँ पर ये किया जाएगा, क्या होता है भाई, ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मतलब, बोल सकते हैं इसको। यस सर, जैसे यस। गोल्ड सिल्वर हो गया। गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया ना, उस टाइप का। तो ये ठीक होगा। मोटर व्हीकल्स, ये नहीं होगा। नो सर, ये तो फिक्स्ड एसेट है। हाँ ये क्या है, ये अपना फिजिकल एसेट मानते हैं इसको हम लोग। सर अ, हाँ, एक बार ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में क्या फर्क है सर? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बता दो जय एक बार। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में पैसे, मतलब लोन पे ले रहे हो आप, बोरो कर रहे हो बाहर से। हम्म, मेजर डिफरेंस बता रहा हूँ बस, यही होता है। और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं। तो गोल्ड में पैसा लगा रहे हो बट डिजिटली, वो हार्ड, मतलब फिजिकल फॉर्म में एसेट आपके पास नहीं रहता। ऑनलाइन आपके पास आ जाता है। आप उन कंपनी में पैसा लगा रहे हो जो गोल्ड खरीदती हैं आपके बिहाफ पे, जैसे टाटा गोल्ड ईटीएफ हो गया, टाटा सिल्वर ईटीएफ हो गया, ऐसे। और तो वो जो कमर्शियल बोरोइंग्स में कमर बोरिंग करते हो आप बाहर से। वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड रहता है एक्सटर्नल कमर्शियल नहीं, बोरिंग। एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग। हाँ। आई नहीं। गेस, वो सर, अगर फॉरेन करेंसी में तब रह सकता है अगर आप, मतलब बाहर से फॉरेन उसमें करते हो, तो मतलब इसमें क्लॉज था कि जैसे यूएस डिनोमिनेटेड उसमें कुछ करते हो, उठाते हो वहां से पैसा, तो यूएस डॉलर में रहता है, बट जब इंडिया में यूज करते हो तो कन्वर्ट हो जा, मतलब हाँ, डिपेंड। बट जनरली वो कंडीशन अलग हो जाती है ना उसमें। यस सर। ठीक है सर। ठीक है। देन मोटर व्हीकल्स हमारा फिजिकल एसेट है, इसलिए वो इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, फिर करेंसी स्वैप। डेरिवेटिव करेंसी स्वैप हमारा डेरिवेटिव है, तो ये होगा या नहीं होगा? होगा सर।
ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग इसमें कहाँ पर ये डायरेक्टिव डायरेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हमारा यूज तो फॉरेक्स और फाइनेंशियल में हो रहा है ना, ये फॉरेक्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज हो रहा है ये तो। हाँ जी। ठीक है, तो सेकंड गलत होगा, 1 and 3 मेरा आंसर बनेगा इसमें। और फाइनेंशियल में एक चीज और होती है ना कि हम लोग इसमें ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं इसको, और साथ में फाइनेंशियल क्लेम भी इसके अंदर हो जाता है। वैसे एक फिजिकल गुड्स नहीं होता है इसमें। फिजिकल में मशीन किस में आएगा, अगर मशीन को बोलेंगे तो? फिजिकल में आएगा, फाइनेंशियल में आएगा? तो फिजिकल। फिजिकल में है, हाँ, ठीक है, ये भी एक। टेंजिबल भी है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स: storage of agriculture produce secondary, dairy farming primary, mineral exploration tertiary, और weaving cloth secondary। कौन कौन से पेयर ठीक है इसमें? 2 and 4। भाई प्राइमरी कौन से होते हैं, पहले सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी कौन से सेक्टर होते हैं? फिर एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है, डोमेस्टिक वो भाई करते रखते हैं। मैं अगर बोलूँ इसमें प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज चलेगा, जिसमें एग्रीकल्चर माइनिंग ये सब बोल दूं? हम्म। हम्म। चलेगा। यस सर। सेकेंडरी में आपका प्रोसेसिंग। मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और जिस टर्सरी में सर्विस। सर्विस। सर्विसेज। चलो इसकी रेफरेंस से देखते हैं हम। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेकेंडरी में दे रखा है, हमने तो अभी क्या पढ़ा है एग्रीकल्चर और उसका, किसमें होता है ये? प्राइमरी। सही। प्राइमरी। टर्शरी टर्शरी। ठीक है, सर्विस है। सर ये स्टोरेज है, हाँ हाँ। सर्विस। स्टोरेज है ना, टर्सरी। स्टोरेज और स्टोरेज है, सर्विस है। स्टोरेज से पकड़ना है इसको। स्टोरेज है तो ये टर्सरी में आएगा। टर्शरी। ठीक है, स्टोरेज में मतलब अगर स्टोरेज या लॉजिस्टिक दे देता या वेयर हाउसिंग देता, वो सब किस में आएगा, टर्सरी में आएगा वो सब। ठीक है। सेकेंड डेयरी फार्मिंग, प्राइमरी के अंदर। सही है सर। ठीक है ना, अभी हमने उसमें एग्रीकल्चर माइनिंग और ये सब क्या था, ये सब डेयरी फार्मिंग क्या आ गया, किस में आएगा? ये आएगा एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, तो ये किस में आ गया, प्राइमरी में, ये मेरा ठीक होगा। ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी के अंदर, ये किस में आएगा? प्राइमरी। प्राइम। ये आएगा प्राइमरी में अपना। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अनवेविंग क्लॉथ सेकेंडरी दे रखा है इन्होंने, वीविंग क्लॉथ। सही है। भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ गया ना ये तो, यस। सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पड़ा है, सेकेंडरी है। ठीक है, ओनली 2 स्टेटमेंट ठीक रहेंगे इसमें। ठीक है, तो ये एक बार इस पे क्वेश्चन आ रखा है, काफी टाइम इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, तो इसको ध्यान रखना है भाई। चलो ये क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग मिनरल्स: एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट। विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? तो सबसे पहले आपको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल फ्यूल इसमें क्या क्या होता है, क्या मतलब ला सकते हैं इसके अंदर हम, एसएफ के अंदर क्या ला सकते हैं हम लोग? बायोमास। बायोमास, और मतलब कुकिंग ऑयल वगैरह भी। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह, हाँ ये हाँ सब। सर, हो ऑर्गेनिक वेस्ट, सकता है। इंडस्ट्रियल रेजिड्यू। ठीक है, ये सब। तो इसने सबसे पहले पार्ट में क्या दिया है यहाँ पर, एग्रीकल्चर रेजिड्यू क्या होता है, एग्रीकल्चर उसमें मतलब बात कर रहा है, क्रॉप वेस्ट की बात कर रहा है मेनली, तो ये आएगा इसमें। यस आएगा सर। यस सर। सर। इसे क्या बना सकते हैं हम लोग, लाइक जो उसके स्ट्रॉ होते हैं उसको, तो उसे क्या बना सकते हैं, बायोमास। कॉर्न ग्रेन, ये भी सेम ही है सर, आएगा। ठीक है ना, बायो इथानॉल या बायोफ्यूल पाथवेज है ना कुछ भी इससे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, सर ये भी आना चाहिए। आएगा सर। ये भी आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें भी होते हैं। फिर वुड मिल बेस्ड ये भी होगा सर। बायोमास है ना, लिंगोसेल्युलिक बायोमास करके आता है इसके अंदर। तो एक वो, तो चारों ही ऑप्शन मेरे ठीक होंगे यहाँ पर। ठीक है, यस सर। पूछे तो काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे इसमें। हम्म।
विच ऑफ द फिजिकल कैपिटल इन इंडिया इकोनॉमी? ठीक है, फार्मर प्लग वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल, यार्न यूज बाय द व्यूअर फिक्स कैपिटल, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल कौन से होते हैं हमारे पास में? दो चीज दिया ना, फिक्स फिक्स और वर्किंग। फिक्स कैपिटल कौन कौन से होते हैं भाई? फिक्स कैपिटल में हम लोग लॉन्ग टर्म यूज की बात कर सकते हैं, तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। यस यस। सर। मशीन्स एंड टूल्स, इन सब की बात कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ में अपना वर्किंग कैपिटल, डेली यूजेज जो होते हैं। हाँ, जो भी हमारे जो भी हम कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स, फ्यूल, ये सब जो डेली यूज में हो रहे हैं वो सब चीजें। तो ये फार्मर प्लग के बाद वर्किंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। ये हमारा फिक्स कैपिटल रहेगा। रॉन्ग, कंप्यूटर, सही है सर, फिक्स्ड होगा। ये फिक्स्ड है क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है ये, ठीक है। यान यूज बाय द व्यूअर, ये वर्किंग कैपिटल होगा। ये वाला वर्किंग कैपिटल होगा हमारा। पेट्रोल सही है सर। वर्किंग कैपिटल है क्योंकि हमारा पेट्रोल खत्म नहीं होता, यूज होता है। तो दो ऑप्शन इसमें ठीक होंगे हमारे। तो अगर आंसर में आपको पता है कि भाई जिसमें ये चीज पूछी गई है, जिस क्वेश्चन में ये चीज पूछा गया है कि भाई आपके सामने फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में दो ही चीज पूछे, तो एक आपको इसका मीनिंग पता है तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। Which one of the following word phrases is most appropriately used in denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over the virtual items? बताइए इसमें मेटावर्स। कौन सा? मेटावर्स। मेटावर्स। हमने मेटावर्स कहीं और भी पढ़ा था ना, सर ये क्वेश्चन यस किया सर। हुआ है हमने। है ना? हाँ। इसको उससे ब्रेक, देखा था, वर्ड ब्रेक करके देखा था। वर्ड ब्रेक करके देखा था ना। तो इस क्वेश्चन को देखना, इसमें सीधा डायरेक्ट आंसर मेटावर्स है। With reference to the rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider following. There is a no minimum capital requirement for only on banking subsidies in India. For only on banking subsidies in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. इसका क्या आंसर होगा भाई? सर इसने दोनों है इसमें। हाँ, फॉरेन बैंक्स के लिए बात बोला। तो फॉरेन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कहाँ पर करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, मतलब फॉरेन बैंक्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। बोल सकते हैं, ब्रांच मॉडल बोल सकता हूँ इसको मैं। यस सर। और सेकंड में इसको इन्होंने भी दिया है होली ऑन सब्सिडरी मॉडल, WOS, होली ऑन सब्सिडी मॉडल, ये बोल सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो इस पे करता है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने दिया देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ऑन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। मैंने तो बताया कि अभी इस पे कर सकता है ये। तो एक तो नो वाला ऑप्शन आ गया जो कि गलत है यहाँ पर, नो मिनिमम। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉर होली ऑन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड। अब इसने यहाँ पर जो दिया है 50% दे दिया, लेकिन हमारा जो होता है RBI का 1/3 डायरेक्टर शुड बी इंडियन नेशनल होना चाहिए इसके अंदर। उसने परसेंटेज में नहीं दिया, तो हमने हमेशा बोला कि परसेंटेज में स्टेटमेंट क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो 1/3 डायरेक्टर्स और जितने भी होते हैं वो इंडियन नेशनल और रेजिडेंट्स होते हैं यहाँ पर। 50% का कोई ओवर शेडो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 और 2 इसका दोनों गलत है। सर यहाँ पे शायद 50% शुड बी इंडियन ओरिजिन होना चाहिए था, नेशनल की जगह। हाँ लेकिन मतलब बोल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या दे रखा है जो हमारे रूल है ना इसके लिए, जो इसने रूल बोला है, तो उस रूल में 50% मेंशन नहीं है, परसेंटेज में मेंशन नहीं है हमारा। ओके सर ओके। वो 1/3 में मेंशन है, 1/3 डायरेक्टर, उसने ऐसा लिख रखा है 1/3 डायरेक्टर्स यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, with reference to the corporate social responsibility CSR rules in India, consider the following statements. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered CSR activities. CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या CSR होता है, क्या है कॉर्पोरेट सोशल। भाई? हाँ,
अरे मतलब लोगों की मदद करना होता है, लास्ट के 3 साल में जितना प्रॉफिट होता है उसका 2% शेयर। ओके। कंपनीज एक्ट 2013 आपको पता है, उसके रेफरेंस से ही आया होगा ये। और इसमें हम लोग बोलते हैं मैंडेटरी स्पेंडिंग नॉर्म्स, बोल सकते हैं इसको। यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered CSR activities। ठीक है स्टेटमेंट। यस सर। यस सर। क्योंकि इसका कोर आइडिया क्या है भाई, इसका हम लोग क्या रेफरेंस लेके चलते हैं कि भाई पब्लिक और सोसाइटी बेनिफिट हो, कोई भी इंटरनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। तो एक ये जैसे कम्युनिटी स्कूल बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया, तो उसके रेफरेंस से ठीक होगा। सेकंड, CSR द रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। तो ये तो गलत है, क्योंकि डू नॉट भी आ गया एक, तो स्टेटमेंट थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है। तो डू नॉट के साथ में भी इसको रेफरेंस में गलत कर सकते हैं। और इन्होंने इसमें क्या कर रखा है, रूल्स में जो मेंशन कर रखा है कि जो भी कंपनीज होंगी ना, वो एटलीस्ट 2% एवरेज नेट प्रॉफिट्स अपना निकालेंगे वहां पर, उस टाइप का। लास्ट 3 साल में इतना जो बेनिफिट दे रखा है, 2% का दे रखा है उसने। वैसे तो डू नोट के उस रेफरेंस से गलत ले देते हैं, लेकिन रूल्स की बात करेंगे तो वो हमारा मोस्ट पब्लिक जो रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ डाटा वाटा मेंशन कर रखा होगा उसने, उसके रेफरेंस में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट ठीक होगा। if if the United States of America, USA, were the default on the on its debts, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. The USA government debt is not backed by uh, any hard assets, but only by the faith of the government. Which one is correct? बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है? सर ए। ए। ठीक है। कैसे इसमें एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट? तो यूएस गवर्नमेंट गोल्ड नहीं रखता है तो रिजर्व, जैसे इंडिया रखती है। हम्म। सर कई साल पहले यूएस ने गोल्ड से बैक करना छोड़ दिया था अपनी करेंसी को। हम्म। भाई आप इसीलिए। लोगों ने ये सॉवरेन डेप्थ पढ़ा है? सॉवरेन डेप्थ, यस सर। उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज इक्वल टू प्रॉमिस टू पे, और उसका बैक बाई किसके बेसिस पे? फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट। तो उसी का कॉन्सेप्ट कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर। यस यस। सर। भाई सबसे पहले उसने क्या दिया? इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट इन इट्स डेब्ट्स, होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्साइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट यहाँ पर, वो कुछ सॉवरेन से रिलेटेड ही है। मतलब ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि भाई जो भी सॉवरेनिटी इम्यूनिटी होती है, उसको कोर्ट में जाके आप इजिली इन्फोर्स नहीं कर सकते वहां पर। और इसने जो डिफॉल्ट का यहाँ पर जो मेंशन किया है कि भाई डिफॉल्ट का जो मतलब मेंशन किया है, वो क्या मेंशन किया है भाई? रिकवरी रिकवरी डिफिकल्ट हो रही है, या फिर पेमेंट उसका आ ही नहीं रहा है, रुक गया पेमेंट कहीं पर, ये दो कंडीशन मान सकते हैं इसमें। अनेबल टू पे, ये बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, अनेबल टू पे मतलब वो नहीं दे पा रहा है उसको। तो उसके रेफरेंस से ये स्टेटमेंट मेरा ठीक रहेगा यहाँ पर। सर इसका आंसर ए ही है क्या? हाँ, ए ही है। सर हमने एक और बार शायद डिस्कस किया था, और तब तब हमको स्टेटमेंट वन में डाउट था, तो हम लोगों ने शायद इसको इसको बोला था कि ये गलत है, और जो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो लोग अपने क्लेम्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे रिसीव करने के लिए पेमेंट। क्योंकि सर मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट को सही माना था तब। हाँ, इस पे हमने शायद डिस्कशन किया था, लेकिन इसने यूपीएससी ने इसको मतलब इसका वन आंसर मेंशन किया है, और दोनों स्टेटमेंट को ठीक माना है वहां पर। ओके सर। तो सेकंड स्टेटमेंट में यूएसए गवर्नमेंट डेप्थ इज नॉट बैक्ड बाय द एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट ठीक रहेगा। सही है सर ये। हाँ, क्योंकि वो क्या करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई नॉट बैक बाय द गोल्ड, और ये जितने भी एसेट रहते हैं उससे किससे बैक्ड होता है वो? टैक्स कैपेसिटी या क्रेडिबिलिटी से बैक्ड होता है। ठीक है। उसके रेफरेंस में फर्स्ट आंसर होगा इसका।
ये वाला वो क्वेश्चन था जो हमने मतलब करने के लिए सोचा था, लेकिन इसमें यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है, इसका आंसर मेंशन नहीं किया, उन्होंने स्किप किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ द बोरोअर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। भाई पहले तो सिंडिकेटेड लोन्स क्या होते हैं आपके? सर जो मिल के बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करके फिर आगे लेंड करते हैं लोग। हाँ, मल्टीपल लेंडर्स बैंक्स के अंदर, और इसमें एक बोरोर होगा, बोरोर एक होगा लेकिन लेंडर्स मल्टीपल होंगे इसमें। रिस्क रिस्क शेयरिंग पे बात करेंगे वो लोग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ द बोरोर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। तो ये क्या ठीक है ये? सही है सर। भाई लार्ज लोन्स पे क्या होता है, जो भी लार्ज लोन्स होते हैं तो उस पे क्या होता है, कोई भी बैंक रिस्क लेता है ना, वो तो डिवाइड हो जाता है, रिस्क जो भी है डिवाइड हो जाता है सबके अंदर। तो ये मतलब लेंडिंग का ही पार्ट है, ठीक होगा ये तो। सेकंड में है द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लंप सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। ये स्टेटमेंट, गलत होना चाहिए सर, ये क्रेडिट लाइन, लोन भी क्रेडिट लाइन ही होता है। हाँ तो इसमें जो टर्म लोन का टर्म होगा वो लमसम रहता है, लेकिन रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन होती है, उसमें कैन नॉट नहीं होगा, रिवॉल्विंग होती है उसके अंदर। तो ये मेरा ऑप्शन सेकंड जो होगा वो यहाँ पर गलत होगा, जिसके रेफरेंस से सी मेरा आंसर बनेगा, लेकिन यूपीएससी ने इसको ड्रॉप किया है, तो देख सकते हैं इसको ना। और कैन नॉट भी आया था यहाँ पर, तो एक ये भी क्वेश्चन में देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपी। It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India in alignment with its monetary policy. It appears as liability on the RBI balance sheet. It is insured against inflation by its very design. Its very design. It is freely convertible against commercial banks' money into cash. बताइए भाई। पर सर इंश्योर्ड नहीं इन्फ्लेशन होगा के। इन्फ्लेशन के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है इसका? हाँ फर्स्ट फर्स्ट ठीक है। सही है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल रुपी इज इक्वल टू लाइक लीगल टेंडर, और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो जाएगी, अलाइंड हो जाएगी। तो उसके रेफरेंस से स्टेटमेंट ठीक रहेगा। इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट, ये ठीक है। यस। भाई करेंसी नोट्स की बात करेंगे यहाँ पर, आरबीआई की लायबिलिटी है, तो ठीक रहेगा। थर्ड में बोला है इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन ऑफ इट्स वेरी डिजाइन। कुछ स्टेटमेंट ही समझ नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं। सर इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग की बात कर रहा है कि इन्फ्लेशन हम्म। के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहेंगे नोट्स की हाँ, वैल्यू। तो ये ठीक रहेगा कोई इसमें डिजिटल रुपए तो में? गलत है गलत। मतलब। ठीक है ना, डिजिटल रुपये हमारा नॉर्मल करेंसी के थ्रू देखते हैं, तो इन्फ्लेशन इफेक्ट करेगा ही करेगा वहां पर। तो इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, ये स्टेटमेंट। सही है सर। भाई जो भी कन्वर्ट बैंक डिपॉजिट होते हैं वो किस में होता है, डिजिटल रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट कैश किस में होगा, डिजिटल रुपये में हो जाता है। तो ये सब ठीक होगा, तो 1, 2 एंड 4। विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडिया, गौतम बुद्धा was generally known by which of the following epithets? तो न्यायपुता, फिर शक्यमुनि और तथागता, ये आते हैं इसमें किसी में? सर ये न्यायपुत्र। हाँ न्यायपुत्र जैनिज्म, जो महावीर थे उनका दूसरा नाम है। शाक्यमुनि और तथागत बुद्धा का था। हाँ, ये जैनिज्म से बिलोंग करते हैं, महावीरा जो थे उनके नाम का ही नाम था। ठीक है, वर्धमाना महावीरा थे, उनका उनको हम लोग मतलब इन्होंने न्यायपुत्र बोला है, निघंता न्यायपुत्र होता है ये। ठीक है, तो ये जैनिज्म का था, तो गलत हो गया। शाक्यमुनि हमारे साक्या क्लान से थे, तो ये हमारे रहेंगे इसके अंदर। और तथागता जो है, ये बुद्धा खुद को रेफर करते थे, तो ये भी हमारा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर बनेगा। चलो, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आर्कियोलॉजिकल साइट पूछे, स्टेट पूछा है, डिस्क्रिप्शन पूछा है इसका।
चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा ट्रेडिंग पोर्ट कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है कोई चंद्रकेतुगढ़? वेस्ट बंगाल में है सर। ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। ईमानगांव, ये ठीक है, महाराष्ट्र में ही है। ये चारग्राफिक साइट है। हाँ जी सर। ठीक है। और मनगाडू, केरला मेगालिथिक साइट। ये भी ठीक है। ठीक है। और ये सलीमदम, आंध्र प्रदेश रॉक कट श्राइन्स। रॉकेट नहीं है सर ये, इसलिए गलत है ये। कौन सा है ये बुद्धिस्ट साइट है, स्टूपाज मोनेस्ट्रीज के लिए। ठीक है। रॉक कट नहीं है। ये है अजंता एलोरा। रॉक कट, सॉरी, रॉक कट तो अजंता एलोरा में होती है ना। हाँ, तो ये वो नहीं है, ये अपना बुद्धिस्ट साइट्स हमारी है, स्तूपाज मोनेस्ट्रीज इस टाइप की। ठीक है। तो इसके रेफरेंस में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर यहाँ पर मैं कल्चर की बात करूंगा, इसमें इमाम गांव में तो कौन सा कल्चर आता है यहाँ पर? आप लोगों ने पढ़ा है जॉरवे कल्चर आता है इमाम गांव में। सर कौन सा कल्चर है? जॉरवे, जॉरवे कल्चर आता है चारगोलिथिक साइट के अंदर, फेमस है वहां पर ये। ओके। And ये केरला के अंदर जो होता है, ये मेगालिथिक जो साइट थी, ये किसके लिए थी? बोरेल्स, बोरेल्स के लिए थी। अर्न बुरियल के लिए हाँ। सही थे। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना है। तो मेरे पास इसमें दो स्टेटमेंट ठीक होंगे, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद जो क्वेश्चन आ गया, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट ऑफ बतकाल? बताइए इसमें। कृष्णा देव राय। कई जगह पे जो इसका आंसर मेंशन किया भी है, वो कौन सा किया है? यूसुफ आदिल शाह भी किया है, क्योंकि वहां से भी लिंक्ड है ये। ठीक है, लेकिन इसका कृष्णदेव है, उसने पोर्तुगीज को सपोर्ट किया था कोस्टल ट्रेड और फोर्टिफिकेशन अलो करने के लिए वहां पर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको रेफरेंस में लेते हैं। लेकिन कई जगह पे इन्होंने आदिल शाह को भी मेंशन कर रखा है, तो वो भी एक देखना, लेकिन ये रहेगा आपका कृष्णदेव राय यहाँ पर। ठीक है। सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि विजयनगर का कोई ऑप्शन है तो वो सही होगा, जैसे उसमें बताया रूल्स में, हाँ, हार्ड वर्किंग वाले में। कर सकते हैं। कॉर्नवालिस के लिए रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कॉर्नवालिस के बारे में पूछा है भाई। तो under the Rohitwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Under the permanent settlement in Bengal, if the Jamidar failed to pay his revenues to the state or on before the fixed date, he would be removed from the जमींदारी। बताइए भाई, इसमें क्या हो सकता है? सर पहला रॉन्ग है, सेकंड वाला ठीक है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि सर पीजेंट्स को मतलब ऐसे नहीं बोला जाता था कि वो उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा क्योंकि बैड हार्वेस्ट है, वो तो उनपे कंपल्शन था कि उनको देना ही पड़ेगा। और हम्म, सर कॉर्नवालिस के अंडर रेटवारी नहीं भी था, हाँ। तो परमानेंट। सबसे पहले तो यही एक ध्यान रखना है कि जो अपना ये क्या बोलते हैं, रोहितवारी सेटलमेंट था, इसका रेफरेंस लेना, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना और कॉर्नवालिस का नाम दिया है उसने। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं बनेगा, अपना गलत हो रहा है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बताओ। सर सनसेट क्लॉज था जिसमें सूरज ढलते ही वो जाना ही है लैंड। हाँ हाँ, तो यहाँ पर अपना जो होता है एक सनसेट क्लॉज जो इन्होंने बोला था, वो बिल्कुल बढ़िया बताया इन्होंने। तो वो एक यहाँ पर था। ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वैसे टू है, लेकिन यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया है। अब पता नहीं क्यों किया है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया है इन्होंने। ठीक है। सर क्वेश्चंस ड्रॉप होते हैं तो
किसी का नंबर नहीं मिलता, उसमें मार्क्स नहीं मिलता है। तो बाकी क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ जाती है या फिर सेम ही रहती सेम है? सेम वेटेज रहता है। अच्छा, ओके। Consider following statements. There is a no parables in Upanishads. Upanishads were composed earlier than the Puranas. तो बताओ इसका फर्स्ट स्टेटमेंट का नो आया है यहाँ पर। गलत है सर पहला। किसी किसी उपनिषद में पैराबल्स होते हैं। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर रॉन्ग रहेगा। और फिर उसके बाद में उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द पुराणास। इसमें हमने पढ़ा था ना कि भाई सबसे पहले वेदास आता है, फिर उसके बाद ब्राह्मणास आता है, फिर उपनिषद आते हैं। ये सर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू ये आंसर निकल जाएगा, ये ठीक होगा सेकंड स्टेटमेंट। और इसको उस वाले रूल से भी देख सकते हैं जो उसने बताया था, हार्ड वर्किंग ह्यूमन ने। उस रूल से भी इसको देख सकते हैं एक बार, है ना। सर कौन सा रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये जो मैंने कल ट्रिक बताया, वो जो ट्रिक बताए थे देखने के लिए, हार्ड वर्किंग ह्यूमन हाँ वाला। वो तो देखी थी, पर यहाँ पे क्या लग रहा है सर? स्ट्रेट फॉरवर्ड दो स्टेटमेंट दे रखा है उसने, और तो आंसर इन्हीं में से होता है। बहुत 1 2 3 नहीं बनेगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है सर। और एक नो वाला भी देख सकते हो, नो भी हमारा रहता है, नो जहां पर आता है वो गलत होता है ऑलवेज। ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसके बाद में कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया इज अ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। द कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। ये ठीक है। सेकंड वाला ठीक नहीं, नीड्स टू बी की वजह से बहुत एक्सट्रीम सेकंड वाला गलत गलत। है। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने सबसे पहले क्या आंसर दिया, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का नाम दिया है। तो ये मेरे को बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सबसे पहले। और इंडिया इसका मेंबर है नहीं है, इंडिया तो चलो इसमें दे दिया है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। लंदन। ठीक है। इसका जो इसको हम लोग इंटर गवर्नमेंटल फर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका है लंदन में। तो ये भी एक ध्यान रखना है अपने को। A country needs to be member of the International Grain Council for exporting, importing rice and wheat. तो ये क्यों गलत हुआ है स्टेटमेंट सेकंड वाला। नीड्स टू बी की वजह से एक्सट्रीम शायद। हम्म ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। इसमें अभी दो तीन चीजें और हैं जो पेपर में अभी पूछ सकता है। जैसे एक आजकल ओपन मार्केट सेल स्कीम भी चल रखा है। ठीक है, WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये दो तीन थीम से जो पूछ सकता है। तो इसका आंसर वन यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन ऑफ द इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। एक क्वेश्चन पूछा था। एक छाव डांस, दुर्गा, गरबा और कुंभ मेला। गरबा होगा सर। ठीक है, गरबा। ये बना था दिसंबर 2023 में। ठीक है। सर इसके बाद तो अब दिवाली भी ऐड कर दिया है ना। हाँ उसका दिवाली है उससे। अगर इसमें और भी अगर पूछे कि भाई गरबा यूनेस्को में आ गया है, तो आपको इसमें थोड़ा सा और रेफरेंस के लिए जो भी अभी इस साल के हैं वो एक बार देख लेना, क्योंकि एक PDF मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है आप लोगों को। इस साल वालों में एक बार वो देखना है पूरा आप लोगों को। Who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? राजा गोपालाचारी, B.R. अम्बेडकर, TT कृष्णा आमचारी और सच्चिदानंद सिन्हा। भाई देखो ये तो कट ही जाएगा, ये तो वो थे, क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और अगर मैं इनका कृष्णा आमचारी का TT की बात करूंगा, तो ये भी मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, मेरे को ये दो याद हैं। तो मैं तो इनको क्रॉस कर दूंगा पहले से ही। अब C राजा गोपालाचारी बचे और सच्चिदानंद सिन्हा जी बचे। तो इसमें क्या होगा। सर डी। सचिन। हाँ, डी होगा। हाँ, क्योंकि राजा गोपालाचार्य क्या थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1948 टू 50 तक। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा अपना ये डी। 46 में थे ये।
with reference to the Government of India Act 1935. It provided for establishment of an All India Federation based on the union of the based on the union of the princely union provinces and princely states. Defense and foreign affairs were kept under the control of federal legislature. बताइए दोनों में. सर सेकंड रॉन्ग है. हम्म तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा ठीक. सेकंड में डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर. भाई डिफेंस तो नहीं था ना वहां पर. डिफेंस था अंडर लेजिस्लेचर के अंडर में. नहीं, सर फेडरल फेडरल लेजिस्लेटिव में नहीं था। लेजिस्लेचर फेडरल में में भी. था ना, तो फेडरेशन आइडिया था, तो डिफेंस तो नहीं था. इसके से गलत होगा और वन ठीक होगा मेरा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क अट्रिब्यूटेड बाय द प्ले राइट भाषा. बताओ इसका. प्ले सर राइट ये महा क्या. काव्य अलंकार. काव्य अलंकार. नहीं, गलत है. महाभाष्य था शायद इसका। सर ये पता नहीं। ये होगा सी इसका. है शायद. सी. मध्यमा वियोग्य. मध्यम में वियोग्य था इसका. मध्यम में वियोग्य. क्योंकि ये जो था काव्य, ये क्या था. काव्य था यहाँ पर जो भी भामा भामा के पोइट्स पोइट्स थी, तो वो इसके लिए इसने यूज किया था काव्य अलंकार. ठीक है. और ये नाट्य शास्त्र. ये तो नाट्य शास्त्र नारद तो मुनि, भारत मुनि. भारत ठीक है, मुनि। भारत मुनि. फिर ये मध्यम वियोग्य जो थे, ये था, इन्होंने भाषा का एक एक्ट प्ले किया था. और जो महाभाष्य था, ये क्या था, ये सर पतंजलि कॉमेंट्री थी. पन्नी पाणिनि करके था ना, एक पाणिनि अष्टाध्यायी का था, तो उसका रेफरेंस दिया था. तो एक सी आंसर होगा यहाँ पर. ठीक है. तो इसमें अगर कुछ और भी वर्ड आते हैं तो वो भी एक बार देख सकते हैं. जैसे इसमें एक स्वप्न वदतम आता है कुछ. प्रतिमा नटका आता है. ऊरू भांगा. कर्णभारा. और पंचतारा. और प्राजिंतना. ये प्राजिंतना भी आता है एक. और एक चारुदत्तम. और दूतावकम, ये सब जो आते हैं ये सब प्ले राइट में ही आते हैं. तो इसका एक भेज दूंगा ये आप लोगों को. Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century, was author of the commentary on. बताइए इसमें. आइडिया है कुछ इसका. अब जो ये प्रांजना प्रमामिता सूत्र थे, ये महायाना परफेक्शन ऑफ विजडम लिटरेचर, मतलब उसके रेफरेंस के लिए थे. ठीक है. तो इनका तो नहीं था यहाँ पर. फिर विशुद्धिगमा का ये थे जो, ये भी बुद्धा घोषा, मतलब ये श्रीलंका इन पाली में इन्होंने लिखा था, तो ये भी, तो ये भी शायद नहीं होंगे. यहाँ पर शर्वस्ती वड़ा विनायक विनाया है. तो इन्होंने शंभुभूति जिसका नाम लिया है वो यहाँ पर मेंशन किया है. ठीक है. और फिर यहाँ पर ललिता विस्तारा के बारे में बात किया है, तो ये तो बायोग्राफी थी महायाना की, तो ये तो नहीं होंगे. तो यहाँ पर थर्ड आंसर है. उसने जो हार्ड वर्किंग ह्यूमन था, उसने एक लॉजिक बताया था कि आप इन वर्ड को देख सकते हो और किससे सिमिलर वर्ड पढ़ रहा है वो आंसर होता है. तो एक तुक्का ये भी मार सकते हैं वैसे तो, लेकिन तुक्का ही लगेगा, ये नॉलेज बेस्ड नहीं होगा ये. सर जैसे सरस्वती वाडा इसका एक बुद्धिस्ट सेक्ट था, हाँ इसीलिए। हाँ. हाँ वो मतलब लॉजिक बना सकते हो एक उसका, ओके सर। लेकिन विदाउट नॉलेज तो फिर तुक्का ही रहेगा. हम्म Consider the following properties included in the World Heritage List released by the UNESCO. Shanti Niketan, Rani Ki Vav, Sacred Assembles of the Hoysala, फिर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट द बोध गया. बताइए भाई सबसे पहले, क्योंकि उसने फिर से सेकंड क्वेश्चन आया गया यूनेस्को वाला. फर्स्ट एक और पूछा था और ये भी पूछ लिया. तो शांति निकेतन सही है सर, कहाँ शांति पर है ये. वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल. टैगोर विश्व भारती करके है ना शांति निकेतन, तो ये ठीक है. रानी की वाव. ये भी किया था सर शायद.
ये नहीं किया है। पहले का हो रखा था ना ये तो हाँ, शायद। ये पहले 2014 का मॉस्टली हो रखा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना, नहीं ये नहीं हो रखा आई थिंक यार, रानी की वाव। सर ये तो वर्ल्ड हाँ हेरिटेज साइट ये है पर 2023 का नहीं है। हाँ हाँ 26 वर्ल्ड। ये साइट है, लेकिन ये उसमें 14 में था, पाटन गुजरात के अंदर। ठीक है। इसके बाद में सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द हौसलाज, इसका ये ठीक है। यस सर। कहाँ पर है इसका लोकेशन? कर्नाटका। बेलूर। ठीक है, कर्नाटका। ये फिर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बोध गया। बिहार। ये है, इसमें आएगा। नो सर। ये भी पुराना एडिट है ये भी। ठीक है, तो इसमें दो आंसर आएंगे, एक शांति निकेतन और एक सेक्रेड एंसेम्बल ऑफ द हौसलाज, दो आंसर है इसके। ये क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट सीरीज में पूछा है, बहुत बार अभी आप लोगों ने जितने टेस्ट पेपर किए होंगे पॉलिटी का खासकर, हर एक टेस्ट पेपर में ये पूछा है क्वेश्चन। As per Article 368 of the Indian Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of addition, variation, repeal. बताइए भाई। 1 2 3 सर ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट। नहीं होंगे इसमें। यस सर। आर्टिकल 368 में हम लोगों को explicitly state parliament may amend by the way of addition, variation and repeal of any provision of the constitution, ये बोला गया है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही मेरे ठीक होंगे, ऑल थ्री। Consider the following countries. Which one of the above countries are frequently mentioned in the media of their low birth rates? Low birth rate. अब देखोगे तो दो क्वेश्चन, एक उसने पहले भी पूछा, एक क्वेश्चन 42nd क्वेश्चन जो पूछा था, 42nd और 41 क्वेश्चन था, जो टी एफ आर करके पूछा था ना, टी एफ करके पूछा था, टी एफ आर करके पूछा था। और एक सेकंड क्वेश्चन अभी फिर से पूछा है, देखो इन्होंने लो बर्थ रेट पे। तो उस टाइप के दो क्वेश्चन आ चुके हैं। और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, बताइए इसमें क्या क्या हो सकता है। सर 1 2 एंड सर 4। ए। हाँ, तो सबसे पहले इटली की बात करते हैं, इटली में कितना हो सकता है? टी जो हमारा होता है ये क्या बोलता है, टी एफ आर 1.2। इसको हम लोग सिल्वर इकोनॉमी से डिबेट भी करते हैं यहाँ पर। देन सेकंड जापान 1.3, ये भी आएगा इसी पॉपुलेशन। नाइजीरिया, इसका हाई होगा। इसका तो हाई है ना, 5 है टी एफ आर इसका, तो ये नहीं आएगा। और डबलिंग हो रखा है। साउथ कोरिया, ये भी आएगा, 0.72 होता है इसका। ठीक है, लोवेस्ट डेमोग्राफिक क्लिफ बोलते हैं इसको हम लोग। साउथ अफ्रीका, ये भी हाई है 2.4, तो ये नहीं होगा। तो 1 2 एंड 4 इसका आंसर होगा। जो हमारे एक ये होता है ना, आप लोग ये एजिंग पॉपुलेशन वाले जो पढ़ते हो, तो इसमें हमारा डेमोग्राफिक, इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी, डीटीटी। ठीक है, 5 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। और इंडिया का टीएफआर कितना है? इंडिया टीएफआर कितना है? 1.9। हाँ बिलो रिप्लेसमेंट चला गया है। हाँ 2.0। ठीक है, मतलब 2.0 मान लो। कौन करता है इसको? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS 5 में अभी ये पता लगा था हम लोगों को। ठीक है। मनी बिल इन द पार्लियामेंट, बहुत लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया है, इस क्वेश्चन को बताइए भाई। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, इज करेक्ट। करेक्ट है सर। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सही है सर। है ना? कहाँ पर होता है इनमें? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब क्या? हमें रा- ये राज्य। राज्यसभा। राज्यसभा। हाँ, कहाँ पर होता है मेनली? लोकसभा। लोकसभा। लोकसभा में। लोकसभा। The Rajya Sabha can either approve or bill suggest changes but cannot reject it. सही है सर ये। सही है। और इसके अंदर फोर्थ वन, अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल सजेस्टेड टू द राज्य सभा हैव दे एक्सेप्टेड इन बाय द लोकसभा। गलत है सर ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत रहेगा।
तो अमेंडमेंट्स बाय द राज्यसभा आर नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, लोकसभा की मर्जी, एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा उसको, उसकी मर्जी है वो। तो इसमें 1 2 3 बनेगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, लेकिन आर्टिकल्स का रेफरेंस लेके या फिर ऐसे घुमा के कि भाई वो राज्यसभा का और लोकसभा का एक डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ये ध्यान रखना है। अभी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का डिफरेंस करके दे दे, या फिर आजकल से स्पीकर सर्टिफिकेशन इज फाइनल आर्टिकल 1 and 10 का 3 जो पार्ट है, उसके रेफरेंस से कुछ क्वेश्चन दे दे, है ना। 1 and 12 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस से, 1 and 13 के रेफरेंस से कुछ क्वेश्चन दे दे। तो वहां पर बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। चलिए भाई, ये एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक्स इन द थ्री सर्विसेज ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, ब्रिगेडियर, एयर कमांडर और कमांडर। ठीक है स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट वाला। फर्स्ट ठीक लग रहा है सर। नो सर। हाँ, क्या गलत है इसमें बताओ। सर इसमें आंसर तो पता है पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं याद होता है। हाँ, ठीक है। तो सबसे सर पहले आपको तीन ब्रिगेडियर चीजें पता शायद होनी चाहिए। जनरल के मेजर जनरल के नीचे आता है। क्या कह रहे हो निशित? नहीं नहीं, आप बताइए आप बताइए। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रिगेडियर। ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने यहाँ पर आर्मी में ब्रिगेडियर होता है, एयरफोर्स में हमारा एयर कॉमोडोर होता है, और यहाँ पर नेवी में ये क्या रहेगा, कमांडर नहीं रहेगा। नेवी में भी आपका यहाँ पर कॉमोडोर रहेगा ये। ठीक है। कमांडर नहीं होता है ये, कॉमोडोर होता है नेवी में भी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड में हमारा मेजर जनरल, ठीक है भाई, आर्मी के अंदर। फिर वाइस एयर वाइस मार्शल इसके अंदर। और यहाँ पर इसने बोला नेवी में वाइस एडमायरल। ये वाइस एडमायरल नहीं होता है, ये रियर, इसको बोलते हैं रियर एडमायरल, जिसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हुआ है। मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, ये स्टेटमेंट मेरा ठीक रहेगा यहाँ पर। लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन जो बोला इन्होंने। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी के अंदर अपना, फिर यहाँ पर ग्रुप कैप्टन नहीं आएगा, ये विंग कमांडर आता है, विंग विंग कमांडर। और यहाँ पर कैप्टन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कमांडर आएगा। ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहता है इसका। एक बार ये डिफेंस की रैंक भी देख लेना, क्योंकि हालांकि एक बार तो पूछ लिया, लेकिन फिर भी देख लेना। थर्ड ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा अकेला। The North Eastern Council (NEC) was established by the North Eastern Council Act 1971, subsequent of the amendment of NEC Act in 2002. The council comprises which of the following members: Governor of the Constituent State, Chief Minister of the Constituent State, three members to be nominated by the President of India, Home Minister of India। बताइए इसमें भाई। सर होम मिनिस्टर नहीं होगा। होम मिनिस्टर नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो हमारी ये बनी है, इसमें भाई गवर्नर तो रहेगा ही रहेगा और चीफ मिनिस्टर तो रहेगा ही रहेगा, इसमें दो लोग तो रहने ही रहने हैं। ठीक है। इसके बाद में इसने थर्ड बोला, थ्री मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, वो करेगा थ्री मेंबर्स वहां पर। एनईसी सबसे पहले मेरे को बताओ ये क्या है, मतलब कौन सी बॉडी है ये? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। 1971 में अपना स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। और इसमें सिक्किम ऐड हुआ था 2002 में। ठीक है। एट्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारा था। और फिर उसमें विद मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और असम। और एक इसमें रेफरेंस के लिए अगर मैं बात करूं, DONER, डोनर मिनिस्ट्री, ये क्या चीज होती है, पता है किसी को? सर डिपार्टमेंट फॉर मतलब स्पेंड करने के लिए और इनके डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, हाँ। ठीक डेवलपमेंट है। ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इन विच रीजन। आर्टिकल विल यूज, अगर इंटरस्टेट काउंसिल की बात करूंगा तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? 260 नहीं, बताओ। 263 होगा यार। तो 268। की बात करो ना, 263 होगा। ठीक है। तो ये चीजें आ सकती है ना, इंटरस्टेट काउंसिल और जनरल काउंसिल्स इनके बारे में। तो इसमें थ्री मेंबर्स होगा, होम मिनिस्टर नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है। वो स्टेचुटरी बॉडी तो NEC का मेंबर नहीं होगा वहां पर ये। तो इसका 1 2 3 आंसर आएगा।
How many delimitation commissions have been constituted under by the government of India till December 2023? 4. 4. ठीक है, स्ट्रेट फॉर आंसर 4. The Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the Constitution to include which of the following languages? सर KMN 1 2 3 है। भाई मैथिली को कब ऐड किया गया था? 92nd। मैथिली तो 92nd में। 92nd अमेंडमेंट 2003. बाकी तीन 1992 में हो गया था, 71st अमेंडमेंट में. ठीक है, तो 1 2 3 इसका आंसर. सर हाँ, सर काउंसिल में के मेंबर्स जैसे जीएसटी काउंसिल और बहुत सारे काउंसिल होते हैं, तो इनके कोई कुछ ट्रिक होता है कि एलिमिनेट हो जाए? ऑप्शंस में कुछ एक्सट्रीम वर्ड देगा तो एलिमिनेट हो सकता है, और काउंसिल के अंदर मतलब वो कुछ ऐसा चीज बना देता है जिससे ऑप्शन गलत होगा. मतलब कोई बॉडी के बारे में दे देगा ऐसा कि स्टैट्यूटरी एपेक्स का है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बॉडी, इस टाइप के पॉइंट देता है वो, या कोई एक्सट्रीम वर्ड देगा वहां पर. वैसे कोई ट्रिक व्रिक इतना नहीं है उसका काउंसिल का, लेकिन हाँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गलत देगा, या फिर वो गलत देगा उसमें कुछ घुमा फिरा के पॉइंट को, मतलब उसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड देगा उस टाइप का. भारतीय जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी, बताइए इसमें. सर इसमें स्वैप हो रखा है 2 और 4. है ना, कौन सा है, स्वेप्ट वाला है? ये सी राजगोपालचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी और आचार्य नरेंद्र देव ने सोशलिस्ट. ये स्वेप्ट कर रखा है, तो इसलिए हमारे इसमें 2 ठीक होंगे. ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा. अब ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर्स ऑफ द म्युनिसिपलिटीज आर गिवन इन. अब सीधा उसने किसमें पूछा, आपने क्या पूछा इसने, कि पार्ट्स। कौन से उसमें पार्ट में हाँ. आता है, कौन से पार्ट में आता है. इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन टू पार्ट नंबर यहाँ पर अपना 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन पार्ट नंबर 20th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये क्या ठीक है, मेरा फर्स्ट वाला पार्ट. बस ठीक है. फर्स्ट यस ठीक सर। है। फर्स्ट ठीक है. यस सर. यस। यस सर। ठीक है, तो इसने इसने फर्स्ट वाला जो बोला इसने, अरे नारियल पानी, फर्स्ट वाला जो बोला इसने यहाँ पर, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज हमारा 9th क्या आता है ए में. तो ठीक है, स्टेटमेंट मेरा ये. अमेंडमेंट कौन सा लगेगा इसमें, कौन सा अमेंडमेंट है भाई, म्यूनसिपैलिटीज के लिए अमेंडमेंट तो बताओ. 94, सॉरी 74। 74। 70 यस सर 74th 74। अमेंडमेंट. ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन द पार्ट नंबर 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए. सही है सर। सही है सर. ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं, इमरजेंसी कब कब लगती है, कौन कौन से आर्टिकल है? 352 356 360। ठीक है, एंड देन प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन पार्ट नंबर 20th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है. यस हाँ सर जी हाँ आर्टिकल जी। 368। 368. ठीक है, तो इसमें मेरे तीनों ही ठीक रहेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Interstate trade and commerce is a subject under the state list. Interstate migration is a state subject under the state list. Interstate quarantine is a union subject of the union list. Corporation tax is state subject under the state list. भाई ये स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट अपना याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर मेरे को जो दिखाई दे रहा है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट. क्या स्टेट लिस्ट में आएगा यहाँ? नहीं सर, ये यूनियन यूनियन में. लिस्ट वाला। यूनियन। यूनियन लिस्ट है. ठीक है, फर्स्ट वाला यूनियन लिस्ट में आएगा, एंट्री 42. स्टेट, इंटरस्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट. माइग्रेशन की बात कर रहा है ये. ये भी गलत है. ठीक है, ये भी गलत रहेगा. इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट. ये ठीक लग रहा है. नहीं सर ये स्टेट का है। अच्छा ये भी सही. सर ये कैसे सही है। सही कैसे है. स्टेट का ये? हाँ?
ये सर सही है। इंटरस्टेट का तो कुछ भी होता है वो यूनियन का ही होता है ये ना। यूनियन का होता है ना, क्वारंटीन की बात बोल रहे हैं ना भाई, वो इंटरस्टेट क्वारंटीन। कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, मेरे को लगा कॉपरेशन। यूनियन। कॉर्पोरेशन टैक्स गलत होगा, वो स्टेट से हाँ हाँ, अंडर स्टेट लिस्ट नहीं, वो यूनियन लिस्ट होता है। ठीक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है ना। सेवन शेड्यूल के अंदर जो हमारे अभी यूनियन लिस्ट थी, वो 100 हो गई अभी ना, मतलब पहले 97 थी, फिर अभी 100 हो गया। स्टेट लिस्ट में 61 हो गई है, 42 सेकंड अमेंडमेंट में। और कॉन्ग्रेस लिस्ट में हमारे 52 हो चुकी हैं। तो एक ये चीज ध्यान रखना, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लिथ भी एक रखा है वर्ड, वो ही देखना, रेजिडरी पावर्स के बारे में देखना। तो जब ये आते हैं तो इसको याद कर लो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी पूछ रखा है, रिपीट क्वेश्चन है। इसका तो सीधा पता है आंसर, आर्टिकल 21। ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सीडीएस, हमने क्वेश्चन किया है पहले आई थिंक। यस सर। हाँ, तो क्या होगा इसका बताओ। परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यस सर। सही है सर। एक्साइज मिलिट्री कमांड ओवर अ थ्री सर्विसेज। यस सर। नो ठीक है, सर, कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया था, कमांड कमांड से तो हेड कमांड। बन जाएगा। कमांड के लिए नहीं बना ना। ठीक है, और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर टू ऑल सर्विसेज, ये सही है। ये ठीक रहेगा। ठीक है, सीडीएस एज अ हेड ऑफ, डीएम में क्या होता है, डीएम में पता है किसी को? सर डीएम है, हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सर हाँ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डीएम में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उनका भी एक मतलब एज अ सेक्रेटरी एडवाइजर बोल सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो इसमें मेरा सेकंड गलत हो गया, तो मेरा फर्स्ट एंड थर्ड ठीक हुआ है। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द, हमने किया था क्वेश्चन अपलिफ्टमेंट से, मैंने इसको ब्रेक किया था क्वेश्चन को। बताओ इसका किसी को याद आंसर? सद्भावना। सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना। ये अपलिफ्टमेंट ऊपर उठाने के लिए, संकल्प तो नहीं था भाई, कोई संकल्प किया हो किसी ने, मैत्री मतलब दोस्ती वाला, मदद किसी के हम और मदद करने गए हो उस टाइप का। लेकिन यहाँ पर सद्भावना अपना आंसर बनेगा। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन कनाडा यस। एंड द यूएसए, चिली और अर्जेंटीना, चाइना इंडिया, ये तो बिल्कुल देखो पास में ही है ना, ये पास में ही है, तो इनका तो कट ही कर देते हैं। कजाकिस्तान और रशिया का भी कट कर देते हैं, पास में ही है। अब बचे दो, इनका दोनों का देखते हैं। चिले और अर्जेंटीना में लगभग कितना होगा ये? बताओ किसी को आइडिया इसमें? सर ए होगा। ए होगा। इसका जो सर दो डिफरेंस, दो तरफ बॉर्डर लगती है, हाँ, कनाडा यूएसए। इसका जो डिस्टेंस है वो 8,800, नहीं क्या मैं, 8,891, ठीक है, किलोमीटर लॉन्ग है ये। अलास्का कनाडा सेक्शन वाला जो लगता है वो वाला। चिले और इसका ये फर्स्ट पे आता है, ये वाला जो है ये सेकंड पे आता है, इसमें लॉन्गेस्ट बॉर्डर में। और ये वाला जो है ये थर्ड पे आता है। ठीक है, और इंडिया बहुत ही नजदीक है, ये तो कट ही जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इसका जो आता है वो 5,308 किलोमीटर आता है, थर्ड लॉन्गेस्ट है ये। और ये जो है 7,644 किलोमीटर, ये अपना सेकंड पे आता है, उस टाइप से है। ठीक है, तो इसका आंसर वन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोक सभा आर करेक्ट? इनिशियली इट वाज अ एडॉक कमेटी, क्या करेक्ट है ये? यस सर। यस सर। सही सर है। ठीक है, ओनली अ मेंबर ऑफ द लोक सभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोक सभा, क्या स्टेटमेंट ठीक है? गलत है सर ये। ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर गलत होगा। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, ये ठीक है। ये ठीक है। यस सर। तो इसका आंसर वन एंड थ्री। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा, आप लोगों ने काफी बार पढ़ रखा है इन क्वेश्चंस को। नारी शक्ति वंदनम अभिनंदन अधिनियम, प्रोविजंस विल कम इन इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोक सभा।
19th लोकसभा से होगा। हाँ तो ये डिलिमिटेशन के बात हो बाद गए, होगा। 19th लोकसभा से होगा। दिस विल बी इन फोर्स इन 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। ये सही है। ये ठीक है। यस सर। There are no provisions for the reservation of seats scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. सही है सर। ये भी ठीक है सर। ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। Which of the following statements about excise Mitra Shakti 2023? बताइए इसमें। भाई मित्रा शक्ति बोला उसने, तो दिस वाज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ऐसे क्वेश्चन में वो गल देता है चीजों को। श्रीलंका के साथ थी ना। ठीक है, तो ये मित्रा शक्ति हमारे किसके साथ में थी? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका। पुणे में हुई थी। यस। जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ऑन ग्लोबल। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो काउंटर टेररिज्म किसी ना किसी को टारगेट किया होगा ना इसने। तो ये स्टेटमेंट मेरा ठीक रहेगा। इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि जनरली हम लोग आर्मी के एक्सरसाइज होते हैं उसका अलग नेम होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये इंडियन एयरफोर्स का भी इंटरेस्ट था यहाँ पर। और ये ऐसी मतलब फर्स्ट बाई ट्रेडिशन मतलब बाई सर्विस था ये। पहली ऐसी थी इसमें बाई सर्विस इन्होंने अभ्यास किया है युद्ध का। ठीक है, उस टाइप से। तो इसमें फर्स्ट रन गलत है मेरा। 2 and 3 4 ठीक हुआ है। A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court of India, Supreme Court of High Court to a government officer। बताओ यार, इस क्वेश्चन को बताओ। सिर्फ प्रोहिबिट करने के लिए होता है जब जुरिस्डिक्शन से बाहर का या फिर कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है जो बाय द बुक नहीं होता है। तो सी आंसर होगा लोअर कोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा अपना रिट ऑफ प्रोहिबिशन की बात कर रखा है। तो मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सी, क्योंकि जो भी हमारे प्रोविजंस क्या करता है, स्टॉप कंटिन्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, प्रोवाइड करता है वो। तो ये हमारा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है ये वाला। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस द एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी। अब ये देखो, इसमें पकड़ो इसको जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को। सर प्रेसिडेंट करता है। अथॉरिटी का नाम चेंज। हाँ, तो यहाँ पर कम्युनिटी डिक्लेयर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्टेट नीड नॉट बी अनदर स्टेट। ये ठीक है। सही है सर। सही है। तो फर्स्ट गलत, सेकंड ठीक यहाँ पर। फिर है यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन आया। A union finance minister on behalf of the prime minister lays the annual financial statement before both the houses of the parliament। कर सकता है। यस सर। यस सर। वो तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करता है। सर हाँ फिर इसके आंसर क्या आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर आया था ना। हाँ हाँ। वैसे देखा जाए तो वैसे अगर हम इसमें बात करें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो सकता है। यहाँ पर गलत गलत मानते हैं, क्योंकि हमारा जो करता है आर्टिकल 1 and 12 की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट हम लोग रेफरेंस के तौर पे लेके चलते हैं कि प्रेसिडेंट हमारा मेंशन हो रखा है वहां पर। ठीक है, लेकिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मेंशन किया है यहाँ पर। तो वो स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली गलत होती है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ से इन्होंने ठीक बताया है कि भाई प्राइम मिनिस्टर लेज ऑफ द एनुअल, यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है। अब लेकिन यूपीएस ने इसको करेक्ट किया है, लेकिन अभी तक कोई इसका किसी भी मतलब जगह पे मेरे को ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन मिला नहीं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मेंशन होता है, क्योंकि हम तो आर्टिकल 1 and 12 को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रेसिडेंट मेंशन कर रखा है। उसके रेफरेंस से ही स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्यों सही दिया क्यों नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये है कि ये स्टेटमेंट हम लोग अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट आता है तो ठीक होगा स्टेटमेंट आपका। सर इन केस ये रिपीट हो जाए तो सही करना है गलत करना है। भाई इसको फिर प्रेसिडेंट के तौर पे लेके चलो, क्या पता इस बार ठीक कर दे वो, क्योंकि चैलेंज तो होता नहीं है कोई आंसर की पे ऐसा कुछ। ओके सर। फिर सेकंड स्टेटमेंट, एट ए यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सपेक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या ठीक है? यस सर। ये ये सही है स्टेटमेंट सर। तो ठीक होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल कौन सा लगता है ये वाला? इसमें किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? हमने अभी पीछे पढ़ा था। 130।
1 एंड 13 का 3। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो वैसे यूपीएससी के उससे दोनों ठीक है, लेकिन हमारे से सेकंड वाला ठीक होगा। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द इंडियन वे इन द माई भारत मैटर्स? मैंने बताया था इसका ट्रिक एक आप लोगों को, और सीधा आप लोगों ने पढ़ा है कि माई भारत मैटर्स, इसका आंसर तो जयशंकर ही है। जयशंकर सीधा, क्योंकि ये सबको पता है बुक का। अर्जेंटीना और वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, सूडान और टर्की, बताइए। कौन सा ठीक है? किसी को आइडिया नहीं है? सर सूडान और टर्की वाला। हम्म, सूडान का तो ठीक है। ये तो गलत है। अर्जेंटीना में तो वर्ल्ड वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं है वहां पर कुछ ऐसा। सर थर्ड पर वाला क्या है था? इकोनॉमिक क्राइसिस तो। वर्ल्ड हाँ, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां पर, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो वर्स्ट इसने मेंशन किया ना वो गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है, हाइपर इन्फ्लेशन डेब्ट की बात करेंगे वो क्राइसिस है, लेकिन वर्स्ट तो नहीं है। एक्सट्रीम हो गया मतलब बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, मतलब ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में सूडान का वॉर बिटवीन द कंट्री रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये ठीक है। यस सर। सूडान का ठीक है, यस है। ठीक है, ये हमारा, क्योंकि वहां पर जो भी सिविल वॉर जो चल रहा है 2023 से वो चल रहा है। टर्की, सर ये गलत ये है कि सही है उसने सर। सर टर्की तो अभी भी नेटो का मेंबर है ना? हम्म। तो हाँ रिसेंट तो उसने नहीं की है मेंबरशिप। वो तो मेंबर है अभी भी। हाँ तो फिर तो स्टेटमेंट तो गलत ही है। स्टेटमेंट तो गलत है अब यहाँ पर, लेकिन क्या बताएं अब फिर से इसमें, क्योंकि गलत स्टेटमेंट यहाँ पर वन आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर से यूपीएससी ने दो पेयर दिए हैं। तो सर फिर अब इसको कैलकुलेट किया उसने हाँ वर्स्ट सर वैल्यू को। अर्जेंटीना ले सकते हैं फिर। हाँ, तो उसने वर्स्ट और इकोनॉमिक क्राइसिस को दिया, लेकिन वर्स्ट के रेफरेंस में अब कुछ जगह पे वर्स्ट क्या होता है, वर्स्ट बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वहां पर सिर्फ हाइपर इन्फ्लेशन डेब्ट क्राइसिस की बात हो रही है। जैसे अभी अगर वर्स्ट का अगर टैग करें तो जैसे पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं हम लोग, श्रीलंका का नाम ले सकते थे, वर्स्ट ये चीजें होती हैं, वेनेजुएला हो गया। है ना। तो वेनेजुला हो गया, वर्स्ट ही होती है। तो अर्जेंटीना में तो ऐसा नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने उसको कंसिडर किया है इस वाले स्टेटमेंट को। बताइए। सम पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर द पर्शियन गल्फ फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। सम पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। कौन सा ठीक होगा इसमें? एनी आइडिया? करेक्ट। सर जैसे मेरे को समड पाइपलाइन नहीं पता क्या होता है, फॉर एग्जांपल एग्जाम में अगर आ जाए तो, बट नीचे वाली स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर रही है, रेड सी से मेडिटेरियन को कनेक्ट करेंगे तो यूरोप पहुंच सकते हैं। तो हाँ ए स्टेटमेंट मार्क करके आता हाँ, तो ठीक होता है आपका यहाँ पर। और सर ठीक है, फर्स्ट में ए भी आ रखा है, इज अ स्ट्रेटेजिक हाँ रूट। ये वाला ठीक होता है जनरली, ऐसा कुछ स्टेट, क्योंकि प्लेन स्टेटमेंट है ना, ऐसा नहीं है गलत कुछ मतलब वर्ड दे रखा है, प्लेन स्टेटमेंट है, दोनों प्लेन स्टेटमेंट है। और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है यहाँ पर। मैं कल एक सेशन ऐसा करूंगा आप लोगों को, मैं उसमें कम से कम 50-60 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कल वाला सेशन रहेगा उसमें हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी जो 11 से लेके और 20 तक के क्वेश्चन आएंगे उनमें, क्योंकि 21 से 25 हमने कर लिया है, वो सारे क्वेश्चन मैं करेक्ट करके लेके आऊंगा और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे कल बैठ के। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक रहेंगे, इसका आंसर 1A रहेगा यहाँ पर। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल precipitation of any form. No water enters the Red Sea from the rivers. क्या हो सकता है इसका? किया हमने इस क्वेश्चन को। भाई इसने क्या बोला यहाँ पर, वेरी लिटिल पार्टिसिपेशन एनी फॉर्म। ठीक है, कुछ तो होगा ही, कुछ तो रिसीव करेगा ही। नो वाटर एंटर्स इन द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ छोटा मोटा कोई रिवर तो होगी ना जो एंटर करेगी वहां पर। सर बट इसका आंसर तो मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है ना शायद सेकंड वाला। हाँ, इसका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक रहेंगे। सही था सेकंड वाला भी। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट ठीक होगा। नो वाटर एंटर्स इन द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स,
वैसे तो हम लोगों ने जो लॉजिक लगाया था पहले कि भाई कुछ ना कुछ तो एंटर करेगा ही वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है, एक भी रिवर नहीं है वहां पर। नो वाटर एंटर फ्रॉम द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स। ये स्टेटमेंट ठीक है, दोनों आंसर है इसके, बहुत होने तो होगा। ठीक है। EPA, Environmental Protection Agency, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions? Locomotive using fossil fuels, ships using fossil fuels, extraction of metals from ores, power plants using fossil fuels। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस की बात कर रहा है, बताइए। सर पावर पावर प्लांट। प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल। है ना? पावर ये हाँ, प्लांट। पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि लार्जेस्ट सोर्स है ये, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ EPA। देयर इज अ instability and worsening security situation in the Sahel region। ठीक है। There have been military takeover scopes defeat in several countries for a Sahel region in recent past। अब देखो फिर से वही स्टेटमेंट का देखो, अगर नहीं पता है फिर भी आप इसको इजिली लगा सकते हो आंसर को, क्योंकि इसको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को। भाई वो टेक ओवर कर रखा है कॉप्स ने, तभी तो वो इस पे वर्सेनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन हो रहा है, वहां पर इंस्टेबिलिटी हो रखी है। यस सर। तो इसका ए आंसर ही लगाएंगे हम लोग। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने इस क्वेश्चन में किया है। करा हुआ है सर ये डज क्वेश्चन। नॉट। बराबर। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई कुछ ना कुछ तो हम इंपोर्ट करते ही हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंटेंट कम अथॉरिटी। हाँ भाई ठीक है स्टेटमेंट। तो मेरा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ठीक होगा इसके अंदर, ये आंसर रहेगा इसका। ठीक है। With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. While any relation of the removal of the Speaker of Lok Sabha is under consideration, he/she shall not preside, he/she shall not have the right to speak, he/she shall not be entitled to vote on resolution of the first instance। क्या हो सकता है इसका आंसर? So only one. Only ओनली वन पहला। ए ऑप्शन। A option। ओके, कैसे बताओ मेरे को, एक्सप्लेन करो। सेकंड भी। सर फिर वो नॉर्मल एज अ मिनिस्टर की तरह काम करता है ना, तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं, बस प्रिसाइड नहीं करते। 1 और 2 नहीं होना चाहिए सर इसका। हम्म, एक भाई इसको मेरे को पढ़ने दो क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा। नहीं, वन ही होगा इसका यार। हाँ 1 ही होगा, ठीक है इसका। ठीक है ना, वन ही ओनली होगा इसका आंसर। ये दोनों गलत होंगे। क्यों गलत है, सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है? तो तो बोलने का क्योंकि अधिकार राइट टू सबको स्पीक तो बोलने जाएगा ही का वो अधिकार तो तो। है ना टीवी भाई डायरेक्ट सबको। भी चलता है, हाँ सर ठीक आर्टिकल है। 96 का सेकंड पार्ट। और थर्ड, shall not be entitled to vote in resolution of the first instance। वोट कर सकता है ना, यस सर, बट कास्टिंग वोट नहीं कर सकता नो लेकिन फर्स्ट। कास्टिंग, कास्टिंग वोट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। 94th क्वेश्चन है। A bill pending in the Lok Sabha lapses on its resolution। A bill passed by the Lok Sabha and the pending of the Rajya Sabha lapses the resolution of the Lok Sabha। A bill in regard to which of the president, in which the President of India notified his or her intention to summon the House to a joint sitting lapses in the resolution of the Lok Sabha। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, कितना यूनिक स्टेटमेंट दे रखा है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा? ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल पेंडिंग लोकसभा लैप्सेस ऑन ड्यूरेशन, हाँ फर्स्ट सर ठीक है। ये तो ठीक होगा ना। और बिल पास बाय द लोकसभा एंड द पेंडिंग ऑफ द राज्यसभा, भाई तीनों तो ठीक नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन आएगा, तीनों तो ठीक नहीं है ये तो पता है, लेकिन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा ये भी। Yes, sir.
Yes, sir. सेकंड थर्ड देखो, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू summon the house to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha। ये गलत होगा। ये ये गलत गलत है है सर। तो भाई, पर ये नहीं गलत। लैप्सेस नहीं भी कर सकता ना वो। भाई जॉइंट हाँ सिटिंग डज नॉट लैप्स बोल सकते हैं हम लोग। सर प्रेसिडेंट के पास वैसे भी जब पहुंच जाता है तब भी हाँ लैप्स नहीं होता। हाँ, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ठीक होगा इसमें आपका। एक एक मिनट देना मेरे को। हाँ, तो इसके बाद में 95th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेशन एंड, इसमें प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट require the advice of the council of ministers। Prorogation of house is generally done after the house is adjourned, signed, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is not session, which in session. Dissolution of the Lok Sabha is done by the president of India, who, save in expectation circumstances, does so on the advice of council of ministers। Which one is correct? फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई बताइए। नो सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही कर। है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर मेरा गलत है, क्योंकि एडवाइस किसकी आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आती है। ठीक है, तो ये दो तो ऑप्शन मेरे यहाँ पर क्रॉस हो गए। सेकंड एंड थर्ड, थर्ड स्टेटमेंट और देख लेते हैं अभी, क्योंकि या थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु सेव इन एक्सपेक्टेशन सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या है, ठीक है? सर थर्ड तो सही है क्योंकि दोनों Yes, ऑप्शन sir. में थर्ड आ रहा है, सेकंड देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो सेकंड नहीं, वो तो ठीक है, ठीक है, हाँ थर्ड ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है हमारा यहाँ पर। Second, prorogation of the House is generally done after the House is adjourned, signed, but there is no bar of President India prorogating the House of which in the session। ये ठीक है? आई थिंक ठीक होगा ये तो। सर सही है। सर ये सही। सही है सर। ये कौन से आर्टिकल में आती है सारी चीजें ये सब, पता है कुछ? ये कौन से आर्टिकल में आता है फर्स्ट वाला? सर 75 74। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा सेकंड एंड थर्ड बनेगा। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। The European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of the own clean technology by the time। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या हो सकता है। फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है मेरे को, ठीक स्टेटमेंट होगा आई थिंक, सेकंड वाला इनकरेक्ट है सर। है ना। फर्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ठीक होगा। सेकंड वाले में क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा के दिया और 2040 वगैरह मेंशन किया है इसने, तो मुझे लगता है ये 2040 की जगह 2050 है। ठीक है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाई 2050 की बात की हमने की है, तो ये इसकी जैसे गलत हो गया। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। नाइन्टी सेवन्थ क्वेश्चन, वेनेजुला का क्वेश्चन आ रखा है। इसमें क्या हो सकता है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है इसमें? सर कंपेरेंट तो ठीक है। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, रिसेंटली वेनेजुला हैज अचीव्ड a rapid recovery from its economic crisis and succeed in preventing its people from the fleeing emigrating to the other countries। क्या स्टेटमेंट ठीक है? सर रैपिड रिकवरी तो नहीं करी है। भाई अभी तक रिकवरी हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये तो गलत होगा ही स्टेटमेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व तो है, ये तो हमें पता है, तो इसके वजह से फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट होगा, क्योंकि रैपिड रिकवरी नहीं की है, बहुत ही स्लो है वहां पर अभी, यूरोप तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और ये 2015 के बाद में वन ऑफ द लार्जेस्ट इमिग्रेशन आउटफ्लोज है
इसके अंदर, वेनेजुला के अंदर। डिजिटल प्रोग्राम लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। अब स्कीम का क्वेश्चन आया, बताइए इसमें। टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग बाय डिजिटल इंडिया। इंडिया लिखा है ना, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, तो होगा इसमें 100% तो। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज। भाई लैंड के बारे में तो कुछ ना मैप भी बने होंगे इसमें, डिजिटाइज, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है। इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ठीक है भाई? हमारे यस पास सर। शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, उसके रेफरेंस से ठीक होगा ये। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक होंगे इसके अंदर। ये सुरक्षित मातृत्व अभियान हमने पढ़ा है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हमने पढ़ा है। इसका बताइए क्या हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, दिस स्कीम्स गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटल केयर सर्विसेज टू द वुमेन इन देयर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। क्यों गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट? मैंने कराया है इस क्वेश्चन को यहाँ पर, थर्ड और नाइन्थ, सिक्स नहीं, नाइन्थ मंथ पे, ठीक है ना। एटर्नल केयर सर्विसेज ऑन द नाइन्थ मंथ, नाइन्थ ऑफ एवरी मंथ, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। ये तो ठीक दिया इसने। फिर उसके बाद में इसने जब यहाँ पर मेंशन किया 6th मंथ पोस्ट डिलीवरी, वो नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। ये सब नहीं होगा, 6 मंथ नहीं होगा, ये ठीक है फर्स्ट पार्ट वाला, लेकिन 6 मंथ वाला नहीं होगा यहाँ पर। मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी है आप लोगों को, यस सर। ठीक है। 6 मंथ वाला नहीं होगा। Under the scheme, private sector healthcare providers of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facilities. ये ठीक है। प्राइवेट सर सेक्टर, ये यस तो सर। ठीक है। सेकंड और वाला कैन स्टेटमेंट है। और कैन भी आ रहा था। हाँ, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी धन योजना। बताइए इसमें क्या गलत हो सकता है भाई? एज गलत लिखी है फर्स्ट फर्स्ट स्टेट। वाला। एज क्या दे रखी है? एज क्या होनी चाहिए? 18 से 40। 18 to 40, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, ये कट गया, ये कट गया, अब दो रह गए। चलो अब इसको देख लेते हैं एक बार। सेकंड, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। ठीक है सर ये तो। ठीक होगा, ठीक होगा तो ये ठीक होगा, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सर एक डाउट था मेरा, 98 क्वेश्चन में जो थर्ड पॉइंट था, जैसे अगर ये ऐसे कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाए मैंने नहीं पढ़ रखा हो, तो थर्ड को मैं गलत कर, मतलब रॉन्ग मार्क करा था, क्योंकि मुझे लगता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट लोकल लैंग्वेज और डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन से कोई लिंक नहीं बैठ रहा है। नहीं, एक चीज ये सोचो ना इसमें, इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू द ट्रांसलिटरेट टू रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेजेस टू एनी अदर लैंग्वेज। इसने क्या लिखा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं लिखता तो मैं इसको गलत मान लेता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज के बारे में मेंशन कर रखा है। सर पर वो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड में कैसे आएगा मतलब? भाई आपका जो भी लैंड रिकॉर्ड जाएगा, वो हर एक, अब मैं इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है पूरी कंट्री में मुझे, ठीक है, तो हम्म। मैं पूरी कंट्री में जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं हर एक लैंग्वेज में भेजूंगा ना इसको, जो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसके अंदर। अच्छा ठीक है सर, भाई समझ गया। इंडिया का पूरे का है, अगर किसी को साउथ में भेजना है, साउथ में तो फिर साउथ तमिल लैंग्वेज में जाएगा, इस टाइप के लैंग्वेज में जाएगा ना। ओके। महाराष्ट्र मराठी है, मराठी में जाएगा वहां पर। हिंदी जरूरत है ना, हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आएगा, तो उस टाइप से, ठीक है सर, ठीक। सर ठीक है। और जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ही जैसे पहला ऑप्शन करा गया कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो सर हम्म। ऐसे क्वेश्चन में अगर मतलब ये डिफरेंशिएट करने में से दिक्कत होता है कि मतलब स्पॉन्सर्ड होगा या क्या होगा। जैसे नहीं, प्रधानमंत्री जिसमें आवास योजना है तो अगर वो। मोस्टली मोस्टली स्कीम में इंडिया मेंशन कर दिया है तो वो सेंटर स्पेसिफिक स्कीम रहेगी, ठीक है। अच्छा। वो बड़े लेवल पे स्कीम रहेगी। अगर किसी में कोई स्कीम का नाम ही ऐसा है जिसमें वो मतलब स्टेट का थोड़ा इन्फ्लुएंस आ रहा है, आप स्कीम का नाम पढ़ते ही पता लग जाएगा।
तो उसमें सेंट्रल स्टेट दोनों की फंडिंग रहेगी। लेकिन हमेशा जो फंडिंग रहती है वो सेंटर की ज्यादा रहती है। 60% फंडिंग, 40% जैसे 70% सेंटर की, 30% स्टेट की, वैसे वाला रहता है। हाँ। और सर ये 100 क्वेश्चन में ये जो थर्ड ऑप्शन है, तो इस थर्ड ऑप्शन में सर जैसे बहुत ज्यादा ऐसे इन्फो दे रखी है कि मिनिमम एज भी मतलब इतना पेंशन देंगे एग्जैक्ट, और ऐसे एज भी दे दिया, तो मतलब पहले तो माइंड में आ रहा है कि इतना डाटा दे रखा है तो शायद गलत ही होगा, वो क्यों ही एक्सपेक्ट करेगा कि एग्जैक्ट याद हो मुझे। तो हम्म। मैं इसको शायद गलत कर देता, लेकिन सही है इसका ये थर्ड ऑप्शन। 100 क्वेश्चन 100 में। हाँ ये लास्ट वाला है जो हाँ, दिखा तो रहे उसमें थे आप थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन देखा आपने, फर्स्ट ऑप्शन में आपको एज का तो पता लगा वहां पर, ठीक है, एज का पता लगा। और उसके बाद में अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं, फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। अब कभी भी आपने एक चीज ये देखा है कि भाई फैमिली जो पेंशन होती है वो ये फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं सर, फोर्थ वाला तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि जैसे हाँ, मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 एग्जैक्ट 60 ईयर्स भी मैं चलो मैं समझता हूँ कि पेंशन का 60 ईयर कुछ चलो रिलेट कर रहा है, लेकिन ये जो 3000 ऐसे एग्जैक्ट कोई ऐसा फिगर देता तब तो तो ये तो यार उसमें। देखो अभी ये छोटी छोटी चीजें तो आपको, क्योंकि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम इन सब चीजों में जब बात करते हैं तो इसमें कितना ठीक होता है ये चीज याद रखने वाली होंगी फिर तो, है ना। ठीक है वुमेन को कितना जाता है, विडो को कितना जाता है, सेंटर ने कितना दे रखा है, क्योंकि स्टेट पे भी डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन कितना दे रखा है वो एक मैटर करेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है। सर स्कीम में जब फंड का आ जाता है कि 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, तो ये ऐसे यूपीएससी में तो गलत होता है, तो इसे मोस्टली गलत मोस्टली गलत देते हैं, मोस्टली गलत दे देते हैं। ठीक है। सर टेस्ट सॉल्व करेंगे जब 2 घंटे में, तो सर पहले कैसे फर्स्ट राउंड में ऐसे पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के क्वेश्चन करना है या फिर सारे साथ में लेके चलना है? हाथ में लेके चलो, कोई भी मैटर नहीं करता है वहां पर। आप क्वेश्चन को इधर से चूज करने के लिए जाओगे, इधर गलत हो जाएंगे, इधर क्वेश्चन चूज करने जाओगे इधर पेपर को एक सीक्वेंस में ही कंप्लीट करते हुए चलो, जैसे अभी करते हो वैसे ही करते हुए चलो, वरना गलत हो जाएगा फिर आपका। क्योंकि इधर उधर पेज को बार बार में वो करोगे तो फिर बाद में वही दिक्कत रहेगी आप लोगों के सामने, कि पेज पलट दिए, क्वेश्चन ही रह गए, कुछ क्वेश्चन रह गया, कुछ इधर से वैसे गलत हो गया, तो वो सब नहीं करना है। एक सीक्वेंस से ही पेपर को सॉल्व करो। ठीक है। सर एक बार ब्रॉडली बता देते कि 2 घंटे को कैसे कैसे मैनेज करना है, कि फर्स्ट राउंड इतने देर में, ये सेकंड मैं राउंड। एक ये मैं एक सेशन लूंगा इसमें, क्या बोलते हैं, आज की डेट हो गया है, 12th को एक सेशन लूंगा, ऐसा एक 12th को लूंगा एक सेशन, 12th को 11th को एक सेशन लूंगा, जिसमें आप पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे बैठ के, कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको, उस टाइप से बताऊंगा उसमें। ठीक ठीक है। है। कल मोस्ट प्रोबेबली जो सेशन रखूंगा, वो सेशन रखूंगा जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस को लेके आऊंगा कल, सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, 11 से लेके और 20 तक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके सर। चलो भाई, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। सर। ओके थैंक यू भाई। सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Thank you, sir.